हम इंसानों ने इस धरती पर जन्म लिया है। ये धरती सिर्फ मिट्टी का गोला नहीं है, ये घर है करोड़ों जीवों का। लेकिन अफसोस 2026 में इस धरती का वही हाल होने वाला है जो आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर्स का हुआ था। नासा के टेलीस्कोप ने एक ऐसी चीज डिटेक्ट की जो 2,40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी तरफ आ रही है। आखिर कौन सी तबाही लाएगा ये? कहीं ये एलियन का यूएफओ तो नहीं जो हमारी धरती पे हमला करने वाला है? नासा को जब पता चला कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहा था और उसमें यूएफओ जैसा लाइट्स भी आ रही थी। अगर वो एक नॉर्मल कॉमेट होता तो वो सीधी डायरेक्शन में जाती, ना कि लेफ्ट राइट होके। आखिर क्या है ये और क्यों इससे हमें इतना ज्यादा खतरा है? ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे चलना होगा। 1 जुलाई 2025 की रात हवाई में मौजूद एटलस टेलीस्कोप ने एक छोटी सी मूविंग लाइट डिटेक्ट की। कुछ घंटों बाद चाइल और साउथ अफ्रीका के टेलीस्कोप ने भी वही चीज डिटेक्ट किया जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से सीधा तबाही फैलाने आ रही थी। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एटलस टेलीस्कोप क्या है। एटलस टेलीस्कोप नासा का एक प्रोजेक्ट है जो कि 2 हवाई में, एक चिली में और एक साउथ अफ्रीका में लगा है। ये हर रात आसमान को स्कैन करता है कि हमारी धरती की तरफ कोई ऑब्जेक्ट या कोई खतरा तो नहीं आ रहा। और इसी चारों टेलीस्कोप ने 3 आई एटलस को डिटेक्ट किया। लेकिन ये टेलीस्कोप सिर्फ इन्हीं 3 जगह पर क्यों है? इसे हम अपने फोन के कैमरे से समझते हैं। अगर हमारे फोन के कैमरे के सामने धूल या मिट्टी या धुआं आ जाए तो ऑफकोर्स हमें अपनी पिक्चर्स धुंधली और लो क्वालिटी की मिलेगी। एग्जैक्ट ऐसे ही टेलीस्कोप भी आसमान को बेहतर तरीके से तभी स्कैन कर पाता है जहाँ पॉल्यूशन कम हो, जहाँ बादल कम आए, हवा साफ हो और हाइट भी ज्यादा हो और सिटी की लाइट वगैरह ना के बराबर हो। और इन तीनों जगहों को छोड़ के इससे बेहतर जगह कहीं नहीं है। जब इंडिया में रात होती है तब साउथ अफ्रीका में शाम होती है और चिली में सुबह हो रही होती है। और टेलीस्कोप सिर्फ रात में आसमान देख सकता है क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से कुछ स्कैन नहीं कर पाता। जैसे दिन में भी तारे होते हैं लेकिन सूर्य की वजह से दिखते नहीं है। तो नासा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जब एक टेलीस्कोप के साइड दिन हो और वो बंद हो तो दूसरे साइड रात हो और वो टेलीस्कोप काम कर रहा हो। और इसी तरह टेलीस्कोप पूरे 24 घंटे आसमान को स्कैन करता रहता है। जब उन सब का डाटा जोड़ा जाता है तो पूरी धरती के आसमान का मैप बन जाता है। टेलीस्कोप जब भी कोई चीज डिटेक्ट करता है तो पहले उसका नाम एक फिक्स्ड रूल के हिसाब से रखा जाता है और नाम क्या रखा जाएगा ये IAU डिसाइड करती है। IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और पहली बार जब 3 आई एटलस डिटेक्ट हुआ था तब उसका नाम रखा गया था C2025N1 एटलस, जहाँ पे C ये बताता है कि ये एक नॉन पीरियोडिक कॉमेट है। मतलब ये बार बार नहीं आएगी, सिर्फ एक बार आएगी। 2025 डिस्कवरी का साल। N बताता है कि ये जुलाई के पहले हाफ में मिली है। अगर ये जनवरी में मिलता तो N के जगह A होता, अगर फरवरी में मिलता तो B होता और एक मतलब जुलाई में मिलने वाली पहली कॉमेट। और लास्ट बचा एटलस, ये जिस टेलीस्कोप ने देखा उसके नाम पर क्रेडिट। और जब नासा ने कंफर्म कर लिया कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है तो उनके रूल्स के हिसाब से जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसके नाम में आई लिखा जाता है। और इसके हिसाब से तो फिर 1 आई एटलस नाम दिया जाना था। यहाँ पे 3 आई एटलस क्यों है? एक्चुअली इससे पहले भी ऐसे ही 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ चुका था। पहला था 2017 में ओमुआमुआ और दूसरा था 2019 में बोरिसॉव। और जब तीसरा ऑब्जेक्ट मिला तो इसका नाम रखा गया 3 आई एटलस। 3i Atlas, 3i Atlas, 3i Atlas, 3i Atlas, 3i Atlas, 3i Atlas। ये जब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर था तब उसका स्पीड था अप्रोक्स 1,09,000 किलोमीटर पर आवर। सोच के देखो ये इतनी स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम में घुस रहा था। जैसे जैसे 3 आई एटलस सूरज के पास आता गया सूरज की ग्रेविटी ने उसे और तेज कर दिया। लेकिन ये ग्रेविटी काम कैसे करती है इसे तुम एक चुंबक से समझो। अगर तुम किसी लोहे के टुकड़े को चुंबक से बहुत दूर रखोगे तो चुंबक उसे नहीं खींच पाएगा क्योंकि हर मैग्नेट की एक लिमिट होती है। लेकिन जैसे ही वो लोहा चुंबक की रेंज में आएगा चुंबक उसे फटाक से अपनी तरफ खींच लेगा। बिल्कुल ऐसा ही धरती के साथ है। अगर आप किसी भी चीज को ऊपर
फेंको तो वो नीचे आती है, लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाओ तो धरती की ग्रेविटी के रेंज से बाहर हो जाओगे और आपके साथ साथ हर चीज हवा में तैरते हुए दिखेगी। जब अर्थ और मार्स सूरज के चक्कर लगा रहा था तभी 3 एटलस भी मार्स और अर्थ के बीच पहुंच के उसने 2,09,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना मोमेंट तो तब आया जब सूरज के सबसे करीब पहुंच के इसने अपनी टॉप स्पीड पकड़ ली 2,46,000 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन रियलिटी यही है कि ये एलियन का यूएफओ है, क्योंकि 3 एटलस के ऊपर लाइट्स भी ग्लो कर रही थी जो कि यूएफओ होने का प्रूफ है। तो क्या 2026 में एलियंस धरती पर आके पृथ्वी को खत्म कर देगा या उसका मकसद? एक्चुअल में वो कॉमेट ग्लो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके अंदर पहली चीज जो कि था बर्फ। हाँ, उसी पानी से बना हुआ बर्फ जो हम रोज पीते हैं। और वो कॉमेट जहाँ से आया था वहाँ पे सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ पे इतनी ठंडी थी कि पानी जमकर बर्फ बन चुका था। स्पेस में -270 डिग्री सेल्सियस ठंडी होती है, इसलिए वहाँ पानी पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। और वो बर्फ लाखों करोड़ों सालों से वैसे ही था और जैसे जैसे सूरज के पास गया तो बर्फ गर्मी से गैस में बदल गया। लेकिन जब सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं होती, उसके अंदर 2 हथियार भी छुपा होता है। पहला था इंफ्रारेड रेज, इसे और आसान में कहो तो गर्मी। इसने पत्थर जैसी बर्फ को पिघलाकर गैस बना दिया। दूसरा था यूवी रेज, इसका मतलब होता है करंट। जैसे ही वो गैस बाहर निकली तो सूरज की इन किरणों ने उसे करंट मारा और वो गैस ग्रीन कलर में ग्लो करने लगी। तो फिर हमें करंट क्यों नहीं लगता? हम तो ऐसे ही नंगे फुंगे घूमते रहते हैं। असल में हमारे धरती के चारों तरफ हवा की एक मोटी चादर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये सूरज को उस खतरनाक करंट को ऊपर ही रोक लेता है। सिर्फ हल्की फुल्की रेज ही नीचे आती है जो हमें करंट नहीं मारती, बस थोड़ी टैनिंग देती है। और यहीं से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहले जो गैस निकली वो था कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही गैस है जो हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं और जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए लेते हैं। फिर निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये हवा से थोड़ी हल्की होती है और बहुत तेजी से हवा में घुल जाती है और ये पूरे कमरे में किसी जहर की तरह फैल भी जाती है। ये गैस गाड़ियों के धुएं, चूल्हे की आग या कोयला के जलने से निकलती है, इसलिए मैं इसका नाम देता हूँ साइलेंट किलर। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी नाक के जरिए फेफड़ों में जाती है, लेकिन अगर हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो वो भी ऑक्सीजन के साथ छुप के अंदर घुस जाती है। ये गैस इतनी बारीक और बिना किसी स्मेल की होती है कि इसका हमारे नाक को पता भी नहीं चलता। लेकिन असली खेल हमारे खून के अंदर होता है। हमारे खून में हेमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसका काम है ऑक्सीजन को पकड़ना और पूरे शरीर में डिलीवर करना। लेकिन यहाँ हेमोग्लोबिन भी गद्दार निकलता है। इसे ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। हमारा खून कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 से 250 गुना ज्यादा तेजी से पकड़ता है और फिर ऑक्सीजन के लिए खून में कोई जगह नहीं बचती और पूरे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का कब्जा हो जाता है। शुरुआत में इंसान को हल्का सर दर्द और थकान महसूस होता है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो जाता है और अक्सर नींद में ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एक और गैस निकली, मीथेन। ये वही गैस है जो गोबर से और कचरे के ढेर से निकलती है। गाड़ियों के नीचे जो सिलेंडर होती है उसमें सीएनजी गैस भरी होती है। सीएनजी एक नेचुरल गैस होता है जिसका सबसे बड़ा हिस्सा मीथेन ही होता है। इसी गैस को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे गाड़ियाँ चलती है। और फिर एक और चीज मिली, अमोनिया गैस। इसके अंदर ही नाइट्रोजन छुपी होती है। नाइट्रोजन वही गैस है जो हमारे बॉडी में डीएनए और मसल्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्पेस में नाइट्रोजन गैस इतनी ठंड में फंस नहीं सकती, वो अमोनिया के साथ मिलकर ही रुकती है। तो जब साइंटिस्ट ने अमोनिया देखा तो वो समझ गया कि इसके अंदर नाइट्रोजन छुपा है। इसका मतलब ये था कि 3 एटलस इतना पुराना है कि शायद जब हमारा सूरज भी पैदा नहीं हुआ था तब इसने अपने अंदर नाइट्रोजन को समेट लिया था। जब 3 एटलस सूरज के पास से निकलकर दूर जाने लगा तब सूरज 3 एटलस को अपनी ग्रेविटी से उसको अपनी तरफ खींच रहा था, इसलिए उसका स्पीड स्लो होकर 2,10,000 किलोमीटर पर आवर की हो गई और फिर धीरे धीरे 3 एटलस की स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इस बात को बोलकर लोगों को डराया गया कि 19 दिसंबर को ये धरती के सबसे पास से गुजरेगा, जबकि 3 एटलस पृथ्वी से लगभग 2 करोड़ किलोमीटर दूर था, इसलिए यहाँ पर धरती पर कोई खतरा नहीं था। 2026 के बीच तक ये कई अरब किलोमीटर दूर चला जाएगा और फिर इसे हम कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक सवाल जो अभी भी हमें परेशान कर रही है, भले ही उसमें एलियन नहीं था लेकिन वो उस जगह से आया था जहाँ कोई ना कोई रहता था या फिर अभी भी रहता हो। उस कॉमेट के अंदर सबसे पहली चीज जो मिली, पानी। लेकिन ये पानी पत्थर से भी ज्यादा सख्त बर्फ बन चुका था। ये बर्फ के शिल्ड की तरह काम करती है। अब सोच के देखो कि जहाँ से वो आया होगा तो क्या वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी? खैर ये तो कुछ भी नहीं है। अगर याद हो तो उसी कॉमेट में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस अमोनिया के रूप में मिली थी और ये तीनों चीजें बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे धरती पर है। इन्हीं से मिलकर हम इंसान, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बैक्टीरिया भी बनती है। मेरे अकॉर्डिंग
वो कॉमेट ऐसे प्लैनेट से टूट कर आया होगा जहाँ हमारी तरह समुंदर और हवा हो सकता है, वहाँ हमारे जैसे ही लोग रहते हो या फिर एलियन, या वो दुनिया अब खत्म हो गई हो लेकिन करोड़ों साल पहले वहाँ कोई दुनिया बसती हो, और जब वो दुनिया खत्म हुई तो उस दुनिया के निशान उस कॉमेट में पानी के अंदर फ्रीज होकर फंस गया हो। जैसे हम फ्रिज में खाना रखते हैं ताकि खराब ना हो, वैसे ही ये कॉमेट एक डीप फ्रीजर बन के हमारे पास आया था। जो भी हो, लेकिन 3 आई एटलस ने हमें ये जरूर सिखा दिया कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम अकेले नहीं है। न जाने ऐसी ही पृथ्वी कितनी होगी, शायद वो हमसे अलग भी दिखते हो या फिर वो एलियंस ही हो। आपने सुना ही होगा ना कि एक इंसान के 7 हम शक्ल होते हैं, क्या पता हमारे हम शक्ल वही हो। अगर चाहते हो इस पे वीडियो लेके आऊं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। वैसे आपको क्या लगता है कौन होगा वहाँ?